इंडोनेशिया में 2% हिंदू हैं, पर वहाँ हिंदू खतरे में नहीं है। किसी ने कहा वहाँ हिंदू खतरे में नहीं है क्योंकि वहाँ आरएसएस नहीं है। भाजपा की राजनीति का मुख्य मुद्दा जो रहा है वो कभी रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, बेरोजगारी, बढ़ती हुई गरीबी, ये उनके मुद्दे नहीं रहे। उनके मुद्दे रहे हैं धर्म के नाम पर अलग अलग प्रकार से डॉग विसल इशारों से समाज को बांटना। चीज़ की ज़रूरत है। अगर महाराष्ट्र में फिर से उनको सत्ता पे आना है तो उनका टाइम टेस्टेड फार्मूला है जो हर समय से इस्तेमाल करते हैं कि जितना आप समाज को बांटोगे हिंदू मुसलमान के नाम पर, जितना ध्रुवीकरण करोगे, उतना वो सत्ता के ज़्यादा करीब जाने की उनकी संभावना रहती है। अब आपने कभी ख्याल किया है सोई कि इनकी जो मार्चेस रहती हैं उनका प्राथमिक उद्देश्य रहता है मस्जिदों के पास से गुजरना, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया से गुजरना। और अब तो ऐसा हो गया है कि लोग ऐसा कहते हैं कि भाई अभी कोई त्यौहार आने वाला है तो ये इनकी यात्रा तो मस्जिद के पास से ही जाएगी। लोगों को एक बात समझ में आ गई है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान की राजनीति करके सत्ता पे आती है और बाद में जो लोग इनके समर्थक बनते हैं हिंदू मुस्लिम के कारण, उनकी परिस्थिति पहले से ख़राब हो जाती है। हमारी जुडिशरी का भी क्या हाल हो गया है कि वो यहाँ तक बोलती है कि मस्जिद में जय श्री राम बोलना कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मंदिर में अल्लाह अकबर कहे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अब भगवान के सामने बैठे ही थे तो पूछ लेना था उमर खालिद का क्या करें। 4 साल से उसका मुकदमा ही नहीं आ रहा, बेल नहीं देना तो मुकदमा तो कम से कम चालू कर दो। आखिर में आप कब तक लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं कि धर्म खतरे में है। दोस्तों नमस्कार और आप सभी का एक नए और ख़ास एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। महाराष्ट्र में चुनावों का समय चल रहा है और जब चुनावों का ऐलान हुआ उसके बाद महायुति, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल है, उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। और तब महाराष्ट्र के गृह मंत्री और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जब पहली बार मीडिया से बात की तो उनका पहला लाइन ही ये था कि हमारे लिए चुनावों का शंखनाद हो चुका है। विपक्ष के लोगों के लिए शायद ऐलान हुआ होगा, हमारे लिए शंखनाद है। निवडणुकीचा शंखनाद झालाय, अर्थात आमच्याकरता शंखनाद झालाय, काहींकरता ऐलान झालाय। ये बात मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ? ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने लोकसभा के समय देखा था कि देश के प्रधानमंत्री मुसलमानों को घुसपैठिए से लेकर क्या जाने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, वैसे ही कुछ कोशिश जो है महाराष्ट्र में भी लगातार जारी है। महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश जारी है और उसका एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आज से 10-12 दिन पहले महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जब आरएसएस की ओर से एक यात्रा निकाली गई और वहाँ पर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। ये आखिर हो क्या रहा है? ये क्यों किया जा रहा है? नेता इस पर खुलकर क्यों बात कर रहे हैं? क्या हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोटों का बंटवारा करने की कोशिश है? और आखिर इसकी ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी को क्यों पड़ रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका असर महाराष्ट्र के चुनाव पर देखने मिलेगा? आज इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ राम पुनियानी सर जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए हैं। आपने इन्हें हमारे चैनल में इससे पहले भी देखा हुआ है। आईआईटी के प्रोफेसर रह चुके हैं, इतिहास के जानकार हैं, साथ ही साथ भारत जोड़ो आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं ये, और लगातार महाराष्ट्र सहित देश के पॉलिटिक्स पर और देश में जो कुछ हो रहा है उस पर एक वेल नोन कमेंटेटर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, आप हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत धन्यवाद सोहित। और शुरुआत सर इसी से करते हैं। जो हमारे गृह मंत्री हैं जी, वो मंच से ये कह रहे हैं कि हमारे लिए शंखनाद हो चुका है, किसी और के लिए ऐलान है। इन शब्दों का इस्तेमाल मुझे नहीं लगता कि वो केवल ऐसी हल्के भाव में वो कर रहे होंगे। जब आप इसे देखते हैं या इस तरह के उदाहरण, हम लगातार इस पर चर्चा भी करेंगे, क्या सोचते हैं आप इन सभी चीज़ों के बारे में? देखिए, अभी जैसे आपने कहा ये शंखनाद और ऐलान, इसमें निश्चित रूप से एक भाषा के माध्यम से एक कम्युनिटी से आइडेंटिफाई करने की कोशिश है। शंखनाद यानी हिंदुओं के लिए है, ऐलान यानी मुसलमानों के लिए है। तो वो अपने विरोधियों को एक धर्म के नाम पे लेबल लगाना चाहते हैं। और भाजपा की राजनीति का मुख्य मुद्दा जो रहा है वो कभी रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, बेरोजगारी, बढ़ती हुई गरीबी, ये उनके मुद्दे नहीं रहे। उनके मुद्दे रहे हैं धर्म के नाम पर अलग अलग प्रकार से डॉग विसल इशारों से समाज को बांटना, और ये ध्रुवीकरण के माध्यम से हिंदुओं को अपनी तरफ लाने की कोशिश करना, ये उनकी राजनीति का केंद्र है। और ये तो लगातार उनका ट्रेंड रहा है। प्रधानमंत्री देखिए, उत्तर प्रदेश के योगी जी को देखिए,
और ये अभी देवेंद्र फडणवीस ने भी जो ऐलान किया, उनके सामने एक दूसरी बात और है। दूसरी बात ये है कि वो अभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी की पकड़ पहले से बहुत कमज़ोर हो गई है। खासकर से पिछले 4-5 सालों में जिस प्रकार से भारत में, पूरे भारत में, और जिसका प्रभाव महाराष्ट्र पर भी पड़ा, जैसे भारत जोड़ो यात्रा का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। और महाराष्ट्र में भी इन्होंने तो वैसे शिवसेना को 2 टुकड़ों में किया, पर जो उद्धव ठाकरे गुट है उसने चुनाव में बता दिया कि उनकी पकड़ कितनी गहरी है। और जनता के बीच में जो इम्प्रेशन है वो यही है कि बीजेपी एक तोड़ने वाली पार्टी है, बीजेपी नफ़रत फैलाती है, और इसलिए उनको इस चीज़ की ज़रूरत है। अगर महाराष्ट्र में फिर से उनको सत्ता पे आना है तो उनका टाइम टेस्टेड फार्मूला है जो हर समय से इस्तेमाल करते हैं कि जितना आप समाज को बांटोगे हिंदू मुसलमान के नाम पर, जितना ध्रुवीकरण करोगे, उतना वो सत्ता के ज़्यादा करीब जाने की उनकी संभावना रहती है। तो देवेंद्र फडणवीस भी उसी स्कूल से आते हैं, उसी स्कूल से ऑफ थॉट से आते हैं, उसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं जो नागपुर में है, जो पहले हाफ पैंट पहनती थी। तो उनके भी विचार में यही है कि मैं यहाँ भी काम करूँ, हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने की बात करूँ। तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उनको उनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है। फिर और भी उन्होंने बहुत सारी बातें कहा था, घुसपैठिया कहा, बाबरी का ताला लगा देंगे राम मंदिर पर। करेक्ट। और तो खैर प्रधानमंत्री जी तो इसमें सबसे बड़े लीडर हैं उनके, और वो ही सेट्स द टोन, वो एक रास्ता दिखाते हैं तो बाकी मुख्यमंत्री उस पर जाकर थोड़ा ऐड ऑन करने की कोशिश करते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस भी उसी तरह से देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में उनका कुछ दाल गल नहीं रही, और दाल गल नहीं रही इसलिए जो आपने घटना बताई आरएसएस के मार्च की, अब आपने कभी ख्याल किया सोई कि इनकी जो मार्चेस रहती हैं उनका प्राथमिक उद्देश्य रहता है मस्जिदों के पास से गुजरना, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया से गुजरना। और अब तो ऐसा हो गया है कि लोग ऐसा कहते हैं कि भाई अभी कोई त्यौहार आने वाला है तो ये इनकी यात्रा तो मस्जिद के पास से ही जाएगी, वहीं भड़काऊ नारे देगी, वहीं कहीं भीड़ से कोई पत्थर फेंक देगा, कौन फेंकेगा ये पता नहीं, पर होता है। तो मेरे ख्याल से ये उनकी राजनीति का एक अभिन्न अंग है जहां आप लोगों को ध्रुवीकरण करो, और उसकी शुरुआत तो देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ कर भी दी है। इससे एक बात और भी समझती है कि उनका जो राजनीति है, उनकी राजनीति में कोई और जो विशेष मुद्दे हैं आम लोगों के लिए। अब आप देखिए महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, महाराष्ट्र में ही आजकल विद्यार्थियों की आत्महत्या। सोहित, ये मुझे आश्चर्य हुआ कि हम लोग कहते हैं बेरोज़गारी बढ़ रही, उसी के साथ साथ विद्यार्थियों में आत्महत्या क्यों बढ़ रही है, और उसका फिगर भी काफ़ी ऊपर जा रहा है। तो और यहाँ जो बाकी सवाल हैं, स्लम्स के लोगों के कितनी ख़राब हालत में रहते हैं, सड़कों की हालत आप देखिए, पानी सप्लाई की हालत देखिए। तो ये इनके पास जो भी 4-5 साल का जो शासन था या 3 साल का था जब इन्होंने पार्टियों को तोड़ा और सत्ता में आए, उसके बाद से ऐसा महाराष्ट्र में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं हुई है जिसके नाम पर वो वोट मांग सके कि हमने ये काम किया वो काम किया। अब काम को दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो उनका टाइम टेस्टेड फार्मूला, हिंदू मुसलमान की राजनीति करो, मुस्लिम विरोध की राजनीति करो, और सत्ता में आने की कोशिश करो। और इसलिए आप देखिए सर, अब योगी आदित्यनाथ मुंबई जब आ रहे हैं तो बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर्स लगे हैं। अब इसे आप चुनाव आयोग में इसलिए भी इसको चैलेंज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो कहेंगे कि हम तो यूनिटी की बात कर रहे हैं कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। लेकिन इसका एक दूसरा उदाहरण तो हर किसी को पता है कि ये किस उद्देश्य से कहा गया है। ये हिंदुओं के वोट्स को एक साथ करने के उद्देश्य से एक तरीके से कहा गया कि आप बटिए मत, क्योंकि लोकसभा में उन्हें इसका झटका लगा है। तो योगी आदित्यनाथ का इस्तेमाल करना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, ऐसे पोस्टर्स लगाना। फिर नीतीश राणे के बारे में भी हम बात करेंगे जो लगातार इस पर बात करते हैं। सकल हिंदू समाज का इस्तेमाल करना, बीच में तो देवेंद्र फडणवीस खुद लैंड जिहाद, वोट जिहाद, ना जाने कौन से जिहाद की बात कर रहे थे। छोटे मोटे नेता बात करते हैं वो एक अलग बात होती है। एक पढ़ा लिखा शख्स जिसे भारतीय जनता पार्टी में एक तरीके से बहुत मॉडर्न आदमी माना जाता है, अपने जवानी के समय में वो एक तरीके से मॉडलिंग भी कर चुके थे देवेंद्र फडणवीस, और उनसे आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कम से कम नहीं करते। वो कहते हैं महाविकास आघाड़ी के लिए कुछ लोगों ने वोट जिहाद तक कर दिया है, या फिर कुछ खास लोगों ने इन्हें चुनाव जिताया है वरना तो इन्हें वोट ही नहीं मिल रहा था। इसको कैसे देखते हैं? महाराष्ट्र की राजनीति में लोकसभा के दौरान भी इनकी कोशिश थी राम मंदिर के नाम पर वोट मांगना, लेकिन यहाँ पर राम मंदिर का मुद्दा नहीं चला, ये इनको समझ में आ गया। बिल्कुल। तो अब फिर से इसी की कोशिश कर रहे हैं।
महाराष्ट्र में क्योंकि आप और हम रहते हैं, यहाँ के वोटर्स को आप किस तरह से समझते हैं? क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो कितना पड़ेगा? और बार बार ये कहने का किस तरह का असर लोगों पर पड़ता है? देखिए, वैसे देखा जाए तो महाराष्ट्र की जनता काफ़ी प्रबुद्ध है। ये वो राज्य है जहाँ भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, मजदूर आंदोलन, प्रगतिशील आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और मैं आपको इतना बता दूं सोहित कि 1992-93 में जब यहाँ दंगे हुए थे तो हमको हैरानी हुई कि बम्बई जैसा शहर और महाराष्ट्र जैसा राज्य जो इतना प्रगतिशील रहा है अपने मूल्यों में, वहाँ इस प्रकार की घटिया हरकत कैसे हो सकती है। तो मूल रूप से तो मैं महाराष्ट्र को एक बहुत प्रगतिशील राज्य के रूप में देखता हूँ। और क्योंकि यहाँ की जो परंपराएं हैं, फुले, अंबेडकर और इवन यहाँ कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस का जो रोल रहा है, कम्युनिस्ट पार्टीज़ का बम्बई में प्रगतिशील आंदोलन का जो रोल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण रहा है, तो उसका बहुत प्रभाव है। पर ये कोशिश करके उसको अगर जब आप तोड़ने जाते हैं तो समाज का एक तबका होता है जो ज़्यादा बिना सोचे उस तरफ हो लेता है। और उसमें एक खास बात क्या है कि इनका जो प्रचार तंत्र है वो बहुत मजबूत है। प्रचार तंत्र में बीजेपी का आईटी सेल हो गया, फिर आपका 90% ऑफ द मीडिया हो गया, टेलीविज़न मीडिया हो गया, कई यूट्यूब चैनल्स भी उनके चलते हैं, और ये तो खैर हम सब जानते हैं। और सबसे ऊपर जो बात है कि आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं वो जिस प्रकार से समाज में कानाफूसी के माध्यम से एक बात को फैलाने का उनका जो यंत्र है, तो उससे थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है। और ये उनका मुख्य हथियार है, लोगों के बीच में प्रचार करना, जिसमें मेरे ख्याल से प्रगतिशील ताकतें, इंडिया अलायंस के लोगों की उतनी महारत नहीं है। अभी आ रही है, वो भी इस बात को सीख रहे हैं, उनका भी यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया पहले से मजबूत हो रहा है, पर जितना इनका है उसका मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। फिर भी मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में अभी हाल ऐसा हो गया है, ख़ास तौर से पिछले 4 साल में लोगों को एक बात समझ में आ गई है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान की राजनीति करके सत्ता पे आती है, और बाद में जो लोग इनके समर्थक बनते हैं हिंदू मुस्लिम के कारण, उनकी परिस्थिति पहले से ख़राब हो जाती है। और उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे जो इनको वोट देंगे, पर ज़्यादातर लोगों को ये बात स्पष्ट है कि आज अगर हमको अपने रोज़मर्रा के मुद्दों से संघर्ष करना है, आप शिक्षा का सवाल लीजिए, शिक्षा की कितनी दुर्गति हो रही है कि एक गरीब घर में काम करने वाली औरत वो भी चाहती है कि उसका बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाए, और प्राइवेट स्कूल की फ़ीस आप देख रहे हैं। यानी सरकारी स्कूलों को, म्यूनसिपल स्कूलों को इन्होंने कितनी ख़राब हालत में लेके रखा है, वो एक सोचने की बात है। फिर यहाँ रोज़गार देखिए, महाराष्ट्र में तो एडिशनल एलिमेंट हो गया है। लोग समझ गए हैं कि महाराष्ट्र में आने वाला जो इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट है वो गुजरात में शिफ्ट किया जा रहा है, और गुजरात की लॉबी जो कंट्रोल नियंत्रित करती है यहाँ के इन्वेस्टमेंट को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, उसके सामने तो शिंदे ने सरेंडर ही किया हुआ है, क्योंकि उसको पावर में रहना है। और उसमें देवेंद्र फडणवीस भी वही रोल प्ले कर रहे हैं, वो भी गुजरात लॉबी के आधार पे ज़्यादातर। तो ये चीज़ें क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों को अभी स्पष्ट हो गई हैं, अभी तक ये इतनी क्लियर नहीं थी, पर देखिए आखिर में आप झूठ बोल बोल के कब तक चलेंगे। अब केंद्र में 10-12 साल से शासन है, अच्छे दिनों का वादा था, 15 लाख का वादा था, 2 करोड़ नौकरियों का वादा था, लोगों ने देखा ये तो सब झूठ झाट है। और महाराष्ट्र में भी ये जब सत्ता में भी आए थे तो उनके उसी प्रकार के आधार पे आते हैं। अब ये इनकी जो स्पष्टता है लोगों के सामने क्लियर हो गई है कि ये लोग वास्तव में किस प्रकार की राजनीति करते हैं। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, आजकल वैसे अडानी अंबानी ये तो एक अलग मुद्दा है, पर लोगों को क्लियर हो रहा है कि इनकी संपत्ति बढ़ती जा रही है। एक मिनट में अडानी 2 या 3 करोड़ कमाता है, जो मैं 27 साल की आईआईटी की नौकरी में नहीं कमा सका, वो 1 मिनट में कमाता है। तो आम व्यक्ति आप देखिए, जिसको करोड़ का ज़ीरोज़ भी नहीं पता होंगे, वो क्या करेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में ये मुद्दे भी सामने लाए गए हैं, और ख़ास तौर से पॉलिटिकल पार्टीज़ ने थोड़ा बहुत लाया भी है। जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं वो अभी काफ़ी सक्रिय है, और उनके मुद्दे 2 प्रकार के हैं, एक तो लोगों की समस्या और दूसरा समाज में बढ़ती हुई नफ़रत से किसी समाज का कभी फ़ायदा नहीं हो सकता। जहाँ भी समाज में नफ़रत होती है वो समाज प्रगति नहीं कर सकता।
तो इसके कारण मुझे लगता है कि ये जो बीजेपी की ये चाल है, फिर से शंखनाद और ऐलान के बीच के आधार पर राजनीति करना, या बटेंगे तो कटेंगे। अब देखिए, बटेंगे तो कटेंगे कैसे आया है? आया तो इनका फर्टाइल इमेजिनेशन जो कहते हैं निगेटिव डायरेक्शन में ही रहता है, नकारात्मक ही रहती है। पिछली बार लोकसभा चुनाव में आरएसएस का मूल्यांकन है और बीजेपी का भी वही मूल्यांकन है कि हमारे जो दलित वोट बैंक है वो बहुत शिफ्ट हो गया है। अल्पसंख्यकों की वो जनसंख्या गणना का मामला आया, इंडिया अलायंस ने बहुत मजबूती से उठाया, कुछ राज्यों ने अलग अलग प्रकार से किया भी था, पर वो मुद्दा आ गया कि ये लोग अभी दलित समाज को अपनी तरफ आकृष्ट कर रहे हैं। तो बटेंगे तो कटेंगे का दूसरा भाग है, जुड़ेंगे तो एक बेहतर परिस्थिति आएगी। तो जुड़ने से उनका मतलब कोई ये नहीं है कि हमको एक इंसान से इंसान के रूप में जुड़ना है। जुड़ने से उनका मतलब है कि दलित, आदिवासी वोट बैंक को अपनी तरफ लाने की कोशिश करना। अच्छा, तो ये उनकी वो राजनीति का एक भाग है। आप कह रहे हैं सर कि नफरत के नाम पर जो वोट्स हैं वो नहीं बढ़ते हैं, लेकिन उनके सामने एक सबसे बड़ा मॉडल है यूपी मॉडल। वहाँ पर तो बुलडोजर जस्टिस, योगी बाबा, ये वो, इसको अंदर डाल देना, उसको मार देना, और उसकी कहीं ना कहीं कोशिश। महाराष्ट्र में भी अब फेक एनकाउंटर होने लग गया, आपने वो बदलापुर वाला मामला देखा है। यहाँ पर नीतीश राणे को मैं लाना चाहूँगा। वो कभी लोगों को कहते हैं कि तुम धर्म के नाम पर पहले कुछ कर दो, फिर फ़ोन करना, तुमको बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। पुलिस वाले अगर कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते, मेरे बॉस जो हैं सागर बंगले में बैठे हुए हैं। कुछ वीडियोस भी हम लोगों को दिखाते हैं एक एक करके, क्या कुछ कहानी है उन्होंने। को जो भाषा में समझता है ना, वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूँ। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। पुलिस खात्यातल्या काही अधिकाऱ्यांना सांगितलं, सरकार हिंदुत्ववादी आहे, गृहमंत्री आमचे देवेंद्र फडणवीस साहेब आहे। तुम्हाला अगर त्या पोस्टिंगवर अगर मजा येत नसेल ना, तर अशी सगळी मस्ती करा, पण तुम्हाला अशा जिल्ह्यामध्ये घेऊन जाऊ ना ते बायकोला फोन पण लागणार नाही। पोलिसांच्या समोर देतो, चिंता करू नका, माझा काही वाकडा करू शकणार नाही। तो जैसे कि मस्जिद में घुसना, मस्जिद में घुस कर मारने की बात करना, पुलिस वालों को कहना तुमको ऐसी जगह पर ट्रांसफ़र कर देंगे कि तुम अपने बीवी से फ़ोन पर बात नहीं कर पाओगे, और ये खुले तौर पर कहना, ये महाराष्ट्र इस कदर पर, इस नीचे लेवल पर ले जाना, ये तो एक सोची समझी साजिश होगी ना कि हाँ अब वोट्स नहीं मिल पा रहे हैं तो ये करते हुए वोट्स लेना। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, इसमें जो हिंदू राइट विंग, यानी हिंदू धर्म की बात मैं नहीं कर रहा, हिंदू धर्म उतना ही अच्छा है जितना कि महात्मा गांधी ने जैसे हमको बताया था, वो बात अलग है। पर जहाँ तक हिंदुत्व की राजनीति है, उसके अलग अलग लेयर्स रहते हैं। एक वो जो आरएसएस में बैठा हुआ कार्यकर्ता, वो भी काम करेगा, उसकी भाषा एकदम सज्जन के जैसी होगी। बीजेपी की भाषा ऐसी होगी, बटेंगे तो कटेंगे और शंखनाद और ऐलान। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं तो भाषा में उतना गंदापन आता है, उतनी आक्रामकता आती है। तो ये आक्रामकता की भाषा जैसे नीतीश राणे कर रहे हैं, वो एक आरएसएस का कार्यकर्ता नहीं करेगा, आरएसएस का लीडर नहीं करेगा, शायद बीजेपी का भी लीडर नहीं करेगा। तो ये इनके लेयर्स हैं। पर इस जिसको मैं कहता हूँ कन्वेयर बेल्ट्स के माध्यम से यानी क्या होता है, शुरू में आपने एक नफ़रत का बीज बो दिया, वो नफ़रत का बीज जैसे जैसे नीचे जाता है उसमें ज़्यादा तीव्रता आती जाती है। तो सड़क पे आके वो वही भाषा हो जाती है कि आप कुछ करो, मस्जिद में जाके नारे लगाओ और बाकी मैं देख लूँगा। अब सोहित, आप ये बताइए कि हमारी जुडिशरी का भी क्या हाल हो गया है कि वो यहाँ तक बोलती है कि मस्जिद में जय श्री राम बोलना कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मंदिर में अल्लाह अकबर कहे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हमारा पूरी व्यवस्था में समस्या है। और ये जो कन्वेयर बेल्ट्स अलग अलग हैं, एक जेंटलमैन दिखने वाला, एक दूसरा दिखने वाला, तीसरा धार्मिक दिखने वाला, चौथा हथियार उठाने वाला, पांचवा गंदी गालियाँ देने वाला, ये सब एक ही कन्वेयर बेल्ट्स का पार्ट हैं। तो उसमें आप जो नीतीश राणे का कह रहे हैं, मुझे उसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जितना आप नीचे जाओगे भाषा की गंदगी उतनी बढ़ती जाएगी, और यही उनका मुख्य काम है। आपने जुडिशरी की बात की, अब तो हमारे सीजेआई हैं जो शायद अभी कुछ समय में रिटायर होने वाले हैं, प्रधानमंत्री के साथ पूजा भी करते हैं। वो पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियोस सामने आते हैं,
फिर उसके बाद अब तो वो कहते हैं राम मंदिर का जब मुझे फैसला देना था मैंने आग बंद किया और ऊपर वाले से पूछा रास्ता दिखाने के लिए। तो ये तो एक पॉलिटिकल एंट्री आप जो भी समझे, लेकिन पोस्ट रिटायरमेंट की कोशिश है। तो जुडिशरी का तो यही हाल है सर। अब सवाल यहाँ पर यह है कि बीजेपी की जो राजनीति है अगर वो हिंदुत्ववादी वाली है तो वही कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की भी है या उनके शिवसेना की है। शायद इसलिए इनकी ओर से कहा जाता है क्या कि ये हिंदुत्व भूल गए, कांग्रेस के साथ गए हैं तो हिंदुत्व भूल गए हैं, ये कुछ नहीं करते हैं, इसलिए शंखनाद ऐलान वाला बात करना। तो बीजेपी को शिवसेना यूबीटी से यही डर है क्योंकि उद्धव ठाकरे बाबरी मस्जिद की भी बात करते हैं, लेकिन वही समय वो ये भी कहते हैं कि जो चीज़ें हैं, जो लोग आरोपी हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उनका एक जो फेमस लाइन है कि ज़ुबान पे राम और हाथ में काम दोनों होना चाहिए, लेकिन ये शायद बीजेपी को नहीं पसंद। तो इससे आप किस तरह से देखते हैं? बिल्किस बानो का मुद्दा वो उठाते हैं, तो एक तरफ वो बाबरी मस्जिद में हाँ हमारे लोग गए थे ये कहते हैं, दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ना गलत है। ये शायद बीजेपी वाले नहीं चाहते, वो तो उनका स्वागत करते हैं आरोपियों का। इसलिए क्या आपको लगता है कि बार बार, और अभी भी आप देखें टीवी पे अगर सबसे ज़्यादा किसी को टारगेट किया जा रहा है तो उद्धव ठाकरे को। सीट शेयरिंग में मसला है उद्धव ठाकरे की वजह से है, इसमें कुछ है उद्धव ठाकरे की वजह से है, अगर मुख्यमंत्री नहीं हुआ उद्धव ठाकरे। तो ये इसे आप किस तरह से देखते हैं? ये सोहित आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। क्योंकि देखिए, एक तो पहली बात आप मैं थोड़ा सा जुडिशरी के बारे में एक पॉइंट करके फिर मैं उद्धव ठाकरे पे आऊँगा कि अभी जैसे ये चीफ जस्टिस जो हैं हमारे, अब उन्होंने ये जो कहा, ये मेरे ख्याल से हमारे संविधान का सबसे बड़ा अपमान है। जो जुडिशरी ने फैसले देना चाहिए वो संविधान के आधार पे देना चाहिए, ऊपर वाली शक्ति के आधार पे नहीं देना चाहिए। तो मुस्लिम जज बोलेगा, मुस्लिम जज वैसे भी कम होंगे, वो बोलेंगे मैं अल्लाह के सामने मैंने बैठ के फैसला किया। क्रिश्चियन जज होगा तो मैंने ईसाई के सामने, इसके सामने बैठ के फैसला किया। तो उसमें कई लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मीम बनाए हैं। एक सबसे अच्छा मीम जो लगा कि भाई आप भगवान के सामने बैठे ही थे तो पूछ लेना था उमर खालिद का क्या करें, 4 साल से उसका मुकदमा ही नहीं आ रहा, बेल नहीं देना तो मुकदमा तो कम से कम चालू कर दो। ये एक बात। तो जुडिशरी के भी इसको कहते हैं कि एप्लीकेशन फॉर पोस्ट रिटायरमेंट जॉब। रिटायरमेंट के जॉब मुझे बाद कौन सी जॉब मिलेगी, गवर्नरशिप मिलेगी कि लोकसभा की राज्यसभा की सदस्यता मिलेगी, ये वो पार्ट है। अब जहाँ तक उद्धव ठाकरे का सवाल है, उद्धव ठाकरे देखिए शुरू में जब बाल ठाकरे जिंदा थे तो वो राजनीति में, इस प्रकार की राजनीति में इंटरेस्ट इतना नहीं लेते थे। अगर आपको याद हो तो वो उनका मुख्य काम था फोटोग्राफी। वो हेलीकॉप्टर से जाकर महाराष्ट्र के किलों के फोटोग्राफ्स लेते थे। दूसरा, उनके परिवार में केवल बाल ठाकरे ही नहीं है, उनके पिता प्रबोधनकार ठाकरे जो उद्धव जी के दादाजी प्रबोधनकार ठाकरे बहुत इज्जत के लायक व्यक्ति हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र में रिफॉर्म का काम किया, अंधविश्वास के खिलाफ और ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक बड़ी आवाज़ उठाई। अब उद्धव ठाकरे की एक लेगेसी तो है बाल ठाकरे की, एक लेगेसी है प्रबोधनकार की, वो इसके बीच में मिक्सड अप हैं। तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ है वो प्रबोधनकार की लेगेसी के उत्तराधिकार के ज़्यादा करीब है। और दूसरी बात, वो जो हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल कई अर्थों में किया जा सकता है। आपको बताऊं, अगर मेरा नाम शायद सही है कि नहीं, 1892 में चंद्रनाथ बासु, इन्होंने पहले हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल किया था। अच्छा। सबसे पहले 1892 में। अच्छा। उनका मतलब था एक आइडियलिस्ट गोल की तरफ जाना, मानवता के मूल्यों को जाना, उस प्रकार से था। फिर हिंदुत्व शब्द जब सावरकर तक आया तो उसने एक राजनीतिक रूप लिया कि भाई ये धर्म नहीं है, ये तो एक टोटल हिंदू देश है जो हिंदू राष्ट्र की तरफ जाता है। अब यही हिंदू, जैसे अंग्रेज़ी में आप बोलेंगे हिंदुइज़्म, तो उसका अनुवाद तो हो जाएगा हिंदुत्व। तो एक तरफ ये धर्म के रूप में है, दूसरी तरफ उस राजनीति के रूप में है जिसको आरएसएस बीजेपी ने चलाया। अब बाल ठाकरे जब थे तो वो हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल करते थे जो इसके करीब था, आरएसएस के मतलब के करीब था, पर फिर भी उनके जो वो थे ना, क्या नाम है, एक बड़े विचारक थे साउथ इंडिया के विचारक, मैं अब भी उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ये बाल ठाकरे को हिंदुत्व असली में नहीं समझता। ठीक है, वो नाम याद आ जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा जी। तो अभी जो हिंदुत्व शब्द का मतलब एक तरफ से तो धर्म हो सकता है, दूसरी तरफ से वो राजनीति हो सकती है जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत करे, जो न्याय की बात ना करे। तो उद्धव ने जो ट्रेंड सेट किया है, क्योंकि वो राजनीति के पटल पे आई गए हैं, उन पे जिम्मेदारी आई गई है, तो उन्होंने हिंदुत्व शब्द का जो इस्तेमाल किया है ये वो अर्थ में नहीं है जो बाल ठाकरे या आरएसएस करती है। इनका ज़्यादा करीबी जो है वो धर्म के आधार पे है
कि हम हिंदू हैं पर हम मुसलमानों से नफरत नहीं करेंगे, हम हिंदू हैं पर हम बिल्किस बानो के सुरक्षा की भी बात करेंगे। तो आपने बहुत अच्छा मुद्दा, बहुत अच्छा उदाहरण दिया। तो बाल ठाकरे और उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व में बहुत फ़र्क है। उद्धव ठाकरे का ऐसा है कि वो भले ही हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहूँगा, पर कई लोग हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल एक मानवतावादी तरीके से भी कर सकते हैं, और उद्धव ठाकरे उसके एक उदाहरण है। लेकिन ये यही कहते हैं कि ये तो बाला साहब की राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये हिंदुत्व भूल गए हैं, इसी तरह का आरोप लगाकर लोग निकले हैं। तो ये इसे आप किस तरह से देखते हैं कि इनका क्या मानना है? ये जो सत्ता में लोग हैं, चाहे बीजेपी हो, एकनाथ शिंदे हो, वो तो कहते हैं कि देखो ये तो बाला साहब को मानते ही नहीं है, या हम असली उत्तराधिकारी हैं। लेकिन क्या उत्तराधिकारी आप, क्योंकि आप यहाँ पर हैं, आप वोटर भी हैं महाराष्ट्र के, किससे आप मानते हैं अगर शिवसेना की बात करें तो, कि कौन है? और उद्धव ठाकरे और साथ ही साथ आदित्य ठाकरे, इन दोनों की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, इन दोनों की राजनीति मेरे ख्याल से ज़्यादा समाज की ज़रूरतों के करीब है, समाज की ज़रूरतों के करीब है, और केवल एक फॉर्मल उत्तराधिकारी होने से कुछ बात बनती नहीं है। कि एक तो बाल ठाकरे ने जब कुछ किया था तो उसके साथ उन्होंने समाज में भी ये काम किए थे, जो एम्बुलेंसेस खड़ी करना, कम्युनिटी सेंटर खड़ा करना, तो वो भी काम उनका था। शिवसेना शाखाएं बनाना, लोगों के घर पर पानी से लेकर बिजली से लेकर तमाम मुद्दों के लिए लोग शाखाओं में जाते थे, तो वो भी तो शिवसेना का एक रूप था। हाँ। तो उद्धव ठाकरे उस उत्तराधिकार के साथ है जिसने समाज की ज़रूरतों को पूरा करने की बात की थी। और जो शिंदे टाइप ये हैं, ये एक ऐसा फौरी हिंदुत्व की बात करते हैं जो आक्रामक है, नफ़रत फैलाता है, संविधान के खिलाफ है। तो इनका जो आरोप है उद्धव ठाकरे पे कि ये बाला साहब की विरासत भूल गए, उसमें भी एक गलत है कि वो भी तो बाला साहब की विरासत थी, जिसने कम्युनिटीज़ में सेंटर्स बनवाए, एम्बुलेंसेस के लिए कितनी फेमस हो गई थी शिवसेना। तो उद्धव ठाकरे उस स्ट्रीम वाले हैं। तो हो सकता है इसके दो पहलू हो, जिसमें उद्धव ठाकरे को ये पहलू ठीक लगा जो भारतीय संविधान के अनुरूप है, जो कम्युनिटी की नीड्स के ज़रूरी है, और नारायण राणे और ये जो भी ये है चीफ मिनिस्टर शिंदे, वो उस राजनीति के साथ हैं जो दादागिरी और आक्रामकता उसको लेके चलती है। तो उसमें फ़र्क तो होगा, और वो विरोध में है, इसलिए वो इसको, इनकी आलोचना तो करेंगे। और लोगों में ये इम्प्रेशन है कि उद्धव ठाकरे इज़ द रियल शिवसेना। ये मेरा अंदाज़ है। अच्छा, ये मेरा अंदाज़ है कि वो उद्धव ठाकरे को जो अभी जिस प्रकार से लोकसभा में प्रतिसाद मिला, लोगों के बीच में इम्प्रेशन है कि यही वास्तविक शिवसेना है, और यही रास्ते पर शिवसेना ने चलना चाहिए। और तीसरी बात, जब उत्तराधिकार की करते हैं बात, तो हर समय समस्याएं सेम नहीं रहती, समस्याओं के आधार पे राजनीति को बदलना पड़ता है। सही बात है। और समस्याएं जैसे अभी नेहरू का उत्तराधिकारी हम किसको कहेंगे? अब जैसे इंदिरा गांधी की राजनीति थोड़ी अलग थी, राजीव गांधी की राजनीति और अलग थी, और राहुल गांधी को मैं मानता हूँ कि राहुल गांधी नेहरू के उत्तराधिकार के वास्तविक वारिस हैं, ये मेरी समझ है। तो उत्तराधिकार वैल्यूज़ पे, इसके आधार पे होना चाहिए, जो मेरे ख्याल से उन वैल्यूज़ के आधार पे मैं उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे दोनों की तारीफ़ करना चाहूँगा। तो वही मैं ये मुद्दा इसलिए लाया हूँ क्योंकि एक हम बात कर रहे हैं नफ़रत की, हम बात कर रहे हैं कि अब ये आप देखेंगे कि केवल इंडिया नहीं, दुनिया भर में राइट विंग पॉलिटिक्स का बोलबाला है। हर जगह पर धर्म के नाम पर या एंटी मुस्लिम के नाम पर इलेक्शंस होते हैं, नेता बात करते हैं। यहाँ तक कि यूएस के भी अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत रेसिस्ट और बहुत सारी चीज़ें हो रही। इस बीच में एक आदित्य ठाकरे या और भी लोग हैं, वो आर्य का मुद्दा उठाते हैं, वो जॉब्स का मुद्दा उठाते हैं। क्योंकि अभी दशहरा रैली में आदित्य ठाकरे ने कहा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, मेरे 3 बड़े मुद्दे हैं, वो है नोकरी नोकरी नोकरी, जॉब्स जॉब्स जॉब्स। आज जर तुम्ही मला विचारलं की आदित्य तुमचं सरकार तर येणारच आहे, महाविकास आघाडीचं सरकार येणार आहे, तुमच्या 3 महत्त्वाच्या प्रायोरिटी काय असणार, सगळ्यात 3 महत्त्वाचे मुद्दे काय असणार, पहिल्या 3 गोष्टी तुम्ही ज्याच्यावर काम करणार ते काय असणार? आज मी ह्या महाराष्ट्राला सांगत आहे, नोकऱ्या नोकऱ्या आणि नोकऱ्या, ह्या 3 गोष्टी, तिन्ही म्हणजे नोकऱ्या ह्या सगळ्यात महत्त्वाच्या आहेत। नंबर 1 ची प्रायोरिटी नोकरी, नंबर 2 ची प्रायोरिटी नोकरी आणि नंबर 3 ची प्रायोरिटी नोकरी। क्या हमारे वोटर सर इतने मैच्योर हैं कि वो धर्म और ये जो मुद्दे हैं उसके बीच में अंतर करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह की राजनीति चल रही है, अब 1500 रुपये दिया जा रहा है लाड़की बहन के नाम पर, और ये
इसे किस तरह से देखते हैं? एक तरीके से वोट खींचने की या खरीदने की कोशिश के तौर पर है, लेकिन क्या वोटर उतना समझदार है कि एक तरफ धर्म है, हिंदू खतरे में है, दूसरी तरफ नौकरी और रोजगार का मुद्दा है, और ये आदित्य ठाकरे की बात करूँ तो उनकी जो एक अलग राजनीति है, इस पर भी मैं चाहता था आप बोलें। जी, ये बहुत अच्छा मुद्दा है, और मैं कहता हूँ कि जिनको भी धर्म के नाम पे अफीम चटाई जाती है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है जी, वो कब तक उसका नशा रहेगा? वो नफ़रत का नशा कब तक रहेगा? आखिर आपका पेट तो बिलबिलाता है कि मुझे खाना चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे अपनी फैमिली सेट करना है। आपको पता होगा कि ज़्यादातर जो पुरुष हैं उनको नौकरी नहीं रही तो शादी नहीं करने को होता, परिवार नहीं बसा सकते। तो इसलिए जो आदित्य ठाकरे कह रहे हैं उसका प्रभाव हिंदुओं के, मुसलमानों के बड़े तबके पर होगा। और इस मामले में हिंदू और मुसलमान की राजनीति आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि नौकरी उसको भी चाहिए, नौकरी इसको भी चाहिए। तो आखिर में आप कब तक लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं कि धर्म खतरे में है? अब कल मैं पढ़ रहा था, इंडोनेशिया में 2% हिंदू हैं, पर वहाँ हिंदू खतरे में नहीं है। किसी ने कहा वहाँ हिंदू खतरे में नहीं है क्योंकि वहाँ आरएसएस नहीं है। ये किसी ने कमेंट कर दिया। तो सवाल यही है ना कि आप ये बेवकूफ़ धर्म के नाम पे। और तीसरी बात और आ रही है कि धर्म की रक्षा करने की जिम्मेदारी गरीब और बेरोजगारों दलितों पे ज़्यादा आती है, जबकि बीजेपी के लीडर्स के बच्चे वो विदेशों में पढ़ते हैं, क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बन जाते हैं बिना किसी लायकियत के, या लायकियत पता नहीं उनकी क्या है, उनको क्रिकेट का बॉल भी समझता है कि नहीं, बैट समझता है कि नहीं, जिनको अंग्रेजी बोलना नहीं आता। तो ये लोगों को भी समझ रहा है कि हमको तो बोल रहे हैं भैया आके धर्म की रक्षा करो और मस्जिद के सामने नाचो। धर्म की रक्षा ने आजकल क्या हो गया, मस्जिद के सामने नाचो, ऊपर उठकर कोई हरा झंडा है तो उसको निकाल के भगवा झंडा लगा दो, आपने धर्म की रक्षा कर ली। और खुद के बेटे, उनके बेटे बेटियाँ पढ़ेंगे इधर। जैसे कल वो धनखड़ जी ने कहा लोगों को विदेश जाने की बहुत ये हो गई है, उनकी बेटी विदेश में पढ़ रही है। तो इतना जो हिपोक्रेसी है, अंतर्विरोध है, लोग उसको ज़रूर पहचानेंगे। हम समझेंगे कि लोग यही धर्म चाटते रहेंगे, पेट को भूल जाएंगे, परिवार को भूल जाएंगे, ये संभव नहीं है। और अभी जो आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे और इंडिया अलायंस जो कर रहा है, वो इसी बात को उठा रहा है कि आप उन मुद्दों पे ख्याल करो जो हमको रोज़ सुबह से शाम तक हमको परेशान करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता काफ़ी प्रबुद्ध है और उस प्रकार का सोच वो ज़रूर रखेगी जिससे वो असली मुद्दों पर आए। और क्योंकि किसी को अटैक करने से आपके धर्म की रक्षा नहीं होती। बिल्कुल, आपका धर्म सिखाता है वसुधैव कुटुंबकम, तो फिर आप कैसे नफरत कर सकते हैं किसी मुसलमान से? तो ये एक सरल बात है ना, ये बात भी तो लोगों को समझेगी। अच्छा, तीसरी बात ये है, भले आज लोग गांधी को इतना नहीं बोलते, पर गांधी ने जो हिंदुइज़्म का दिखाया रूप, वो लोग भूल नहीं सकते। एक समय पे पूरे भारत इसके प्रभाव में था, उसका प्रभाव जा नहीं सकता। गांधी एक युग पुरुष थे, इपोकल पर्सन, और उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि मैं एक हिंदू हूँ, और मुसलमानों के आधार पे, सबके आधार पे उन्होंने देश को जोड़ा, वो महाराष्ट्र की जनता कैसे भूल सकती है? कोई जनता कैसे भूल सकती है? मेरा आखिरी सवाल है सर, क्योंकि चुनाव का समय है। महाराष्ट्र में दो चीज़ें, एक तरफ तो हम कहते हैं ये शाहू फुले अम्बेडकर की महाराष्ट्र है, इतने बड़े बड़े विचारवंत यहाँ से आए हैं, ये देश को राह दिखाने वाला रास्ता है, इतने राइटर्स, इतने फिलोसोफर्स, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर। दूसरी तरफ गोडसे भी महाराष्ट्र से थे, आरएसएस भी महाराष्ट्र में ही उसका जन्म हुआ है, कांग्रेस का भी जन्म महाराष्ट्र में। तो इतना बड़ा राज्य है। अभी क्या आप मानते हैं कि ये जो चुनाव के नतीजे आएंगे, क्योंकि ये 5 साल में क्या नहीं हुआ, पार्टियों को तोड़ा गया, लोगों को तोड़ा गया, आइडियोलॉजीज बढ़ गई, ये क्या आज जो नतीजे आएंगे, ये जो चुनाव है, ये महाराष्ट्र और देश के आगे के 50 साल का भविष्य तय करेगा? इसके बाद क्या आपको लगता है जो जनता फैसला देगी उसी के आधार पर हमारा राज्य, हमारा देश, या हम लोग महाराष्ट्र के किस आधार पर आगे बढ़ेंगे वो समझ में आएगा? ये आपको लगता है कि ये जो राजनीति है, ये जो चुनाव है, ये इसका फैसला करेगा? देखिए, ये चुनाव काफ़ी फैसला करेगा। ख़ासतौर से आगे आने वाले लोकसभा के चुनाव पे इसका बहुत असर होगा, और देश के वातावरण पे भी इसका बहुत असर होगा। 50 साल की बात तो मैं नहीं कह सकता, पर आने वाले नियर फ्यूचर में इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। और आप देखिए सोहित, एक बात, जो महाराष्ट्र में वातावरण 15 साल पहले था और अभी 10-15 महीने से 1 साल से जो है, उसमें बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जिस प्रकार का आकर्षण
एक नफ़रत की राजनीति, नफ़रत की बातों ने 15 साल पहले किया था, आज वो बात नहीं है। आज बात कुछ और है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आप हमेशा भूखे रह के धर्म की रक्षा नहीं कर सकते, धर्म का पालन भी नहीं कर सकते, और जब आप भूखे हैं तो सभी प्रकार के अपराध बढ़ सकते हैं। तो ये बात तो सब लोग इसको पहचानेंगे, और ये चुनाव का असर काफ़ी होगा देश की परिस्थिति पर आगे आने वाले महाराष्ट्र के समय पे। पर मुझे उम्मीद है कि जो इंडिया अलायंस जिस प्रकार का नारा दे रहा है, जिस प्रकार से मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहा है, उसकी सच्चाई को लोगों ने पकड़ा है। क्योंकि भारत तो वो देश है और महाराष्ट्र वो है जहाँ संत परंपरा इतनी मजबूत थी। संत परंपरा देखिए, सूफी परंपरा देखिए, महाराष्ट्र में बहुत मजबूत रही है, वो ख़त्म नहीं हो सकती। अभी आप वारकरी परंपरा को देखिए, वारकरी परंपरा भी इसी प्रकार के मूल्यों की बात करती है। नामदेव, तुकाराम, कबीर, ये जो हमारे पूरे देश के इन्होंने जो मूल्य रखे थे, वो मूल्य जा नहीं सकते, उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। टेम्पररीली उन पे एक शैडो आ सकती है, एक्लिप्स आ सकता है, पर लॉन्ग टर्म में आप देखिए तो भारत उसी रास्ते पर आएगा जो संतों ने जो रास्ता दिखाया, जो गांधी ने रास्ता दिखाया, और मैं तो और पीछे जाके कहूँगा जो गौतम बुद्ध ने जो दिखाया, उस रास्ते पर भारत को आना ही पड़ेगा, और वो उसी रास्ते पर भारत आएगा। और महाराष्ट्र के चुनाव में भी हम एक सकारात्मक नतीजे देखेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। यानी आइडियोलॉजिकल फाइट आप कह रहे हैं? आइडियोलॉजिकल, और आइडियोलॉजी का संबंध जीवन से है ना जी। आइडियोलॉजी कौन सी? जो आपको रोटी कपड़ा मकान की बात करती है, आपकी हेल्थ की बात करती है, नौकरी की बात करती है, तो वो आइडियोलॉजी तो एक सेंस में कह सकते हैं आइडियोलॉजी है कि हिंदुत्व वर्सेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये दो आइडियोलॉजीज़ की आज लड़ाई है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको बात करता है आपके ज़रूरतों की, और हिंदू नेशनलिज्म बात करता है नफ़रत की, तो वो भी कह सकते हैं आप। बिल्कुल। तो आने वाले 20 तारीख को दर्शकों महाराष्ट्र की जनता वोट करेगी और 23 तारीख को नतीजे आएंगे। उससे पहले हमने जानबूझकर ये वाले शो पर बातचीत की, क्योंकि आने वाले समय में आप पाएंगे कि कई नेता आपको बताएंगे कि आपका धर्म खतरे में है और आप किस तरह से उसकी रक्षा उनके पक्ष में वोट करके कह सकते हैं। इसके साथ साथ विपक्ष के नेताओं पर भी कई सारे आरोप लगाए जाएंगे। इन तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जिस तरह से आपने बेहतरीन रूप से न केवल हिंदुत्व, हिंदुइज्म, बल्कि बाला साहेब ठाकरे, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर भी बातचीत की है। ये मुझे लगता है कि बहुत इंस्पायरिंग और बहुत ही एक तरीके से मोटिवेटिंग ये पूरा हमारे जो डिस्कशन है वो रही है। दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और साथ ही साथ ये सेटअप कैसा लगा? ये सेटअप आप लोगों की वजह से ही हो पाया है। आप में से कई लोगों ने बाई मी अ कॉफ़ी जो हमने लिंक दिया हुआ है उसके ज़रिए हमारे जर्नलिज्म का समर्थन किया, जिसका इस्तेमाल हम हमारे प्रोडक्शन को और बेहतरीन करने के लिए कर रहे हैं। और फिर हमारी कोशिश होती है राम पुनियानी सर जैसे मेहमानों को लाने की, जो इन मुद्दों पर खुलकर हम बातचीत कर सकें उसी तरह से जिस तरह से आपको पसंद है। अगर आपको वीडियो वाकई पसंद है तो इसे लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत अच्छा है तो इसे दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे वीडियोज़ को देखकर समझें कि आखिर हो क्या रहा है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। हम इस तरह के वीडियोस लगातार करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े। हम फिर से आपसे बातचीत करेंगे, ये लोगों से वादा रहा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।